Hello students, myself Upendra Kumar Verma, Assistant Professor Physics, Government Dr. Indrajit Singh College, Akaltara. For this video lecture, I have selected topic surface tension and its explanation by molecular theory. That is taken from BSc Part 1, Paper 1, and the chapter name is surface tension. To have a better understanding about the surface tension, let us think about some events, some examples, some activity, and let us analyze that activity and we'll find actually what is surface tension. जैसे हम जानते हैं कि जो द्रव का जो छोटा बूंद होता है वो गोलाकार होता है। अब यदि हम देखें कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर जिसका आयतन इस गोले के आयतन के बराबर है, जैसे क्यूब है या क्यूबॉइड है या कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर जिसका आयतन इस गोले के आयतन के बराबर है, हम ये पाते हैं कि इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो इस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से अधिक होता है। इसका मतलब ये द्रव बूंद गोलाकार इसलिए होता है कि द्रव का ये टेंडेंसी होता है कि वो अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को मिनिमम रखे। सेकेंड थिंग, जैसे हम एक रिंग पर साबुन के घोल से एक फिल्म बनाते हैं और उस फिल्म के ऊपर एक धागे से पूरा धागा बंधा हुआ होना चाहिए, मतलब क्लोज लूप होना चाहिए, उसको उस फिल्म पर रखे तो जैसे जिस स्ट्रक्चर में हम रखते हैं हम देखते हैं कि वो उसी स्ट्रक्चर में रहता है। एट द सेम टाइम यदि इस स्ट्रक्चर को प्रिक कर दें, मतलब अंदर का जो झिल्ली है यदि उसको फोड़ दें, तो हम पाते हैं कि जो धागा लिया है क्लोज लूप वो गोलाकार हो जाता है। दिस इज द फिल्म। और यदि इस चीज के बारे में हम सोचें तब ये पाते हैं कि जो धागे के संपर्क में जो लिक्विड का सतह है वो सतह अपने आप को मिनिमाइज करना चाहता है, इसलिए वो अपने आप को पीछे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मतलब ये एक्टिविटी भी ये शो करता है कि लिक्विड अपने पृष्ठ सतह को कम से कम रखना चाहता है। तीसरा एक एग्जांपल, एवरीबॉडी यू हैव आइडिया अबाउट द शेविंग ब्रश, है ना। तो जब हम शेविंग ब्रश को पानी में डुबाते हैं तो हम देखते हैं कि वो फैल जाता है, उसके जो रेशा है, थ्रेड्स जो है वो फैल जाता है, और जैसे ही उसको ऊपर निकालते हैं हम देखते हैं कि वो सब आपस में जुड़ जाते हैं। हम यदि उसके बारे में सोचें तो हम ये पाते हैं कि जो रेशा है उसके बीच में जो पानी है, जो लिक्विड है, वो अपने पृष्ठ सतह को मिनिमाइज करना चाहता है, कम करना चाहता है। इसी के कारण वो सब धागा को आपस में जोड़ देता है, रेशा को अपने आपस में जोड़ देता है। मतलब ये एक्टिविटी ये कहता है, ये भी एक्टिविटी ये कहता है कि द्रव जो है अपनी पृष्ठ सतह को कम से कम रखना चाहता है या मिनिमाइज करना चाहता है। एक लास्ट एग्जांपल, हम एक सोख्ता पेपर पे पिन, एक मेटल का पिनल पिन उसके ऊपर रख दें और उसको एक टब में पानी ले लें और उससे सोख्ता पेपर को उसके ऊपर ऐसे रख दें। हम पाएंगे कि जो सोख्ता पेपर है वो तो भीग के डूब जाएगा, और ये जो पिन है हम पाते हैं कि ये सतह पर तैरते रहता है इन द सेंस कि सतह पर वो स्थिर रहता है। और हम ये भी देखते हैं कि जो पिन है उसके जस्ट नीचे वाला जो सतह है वो डिप्रेस हो जाता है, और ऐसा लगता है कि वो जो पिन है वो किसी झिल्ली या किसी मेम्ब्रेन, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के ऊपर रखा है। तो ये सब एक्टिविटी, ये सब एग्जांपल्स ये कहता है कि हर
हर प्रकार का द्रव अपने पृष्ठ सतह को मिनिमाइज करना चाहता है, और उसके कारण, उसकी इस टेंडेंसी के कारण हर द्रव का पृष्ठ सतह एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करता है, और इस लिक्विड के इस व्यवहार को कहा जाता है सरफेस टेंशन। यदि किसी लिक्विड के फ्री सतह पर, जो उसका स्वतंत्र सतह होता है, उस पर एक लाइन इमेजिन करें, तो उस लिक्विड की सतह की जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन व्यवहार है, सरफेस टेंशन का व्यवहार है, उसके कारण हम कह सकते हैं कि इस लिक्विड के पृष्ठ पर इस काल्पनिक लाइन के दोनों तरफ लंबवत दिशा में ये द्रव जो है एक बल का एक्सपीरियंस करेगा। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये जो फ्री सतह है, स्वतंत्र सतह है, वो एक मेम्ब्रेन के समान व्यवहार करता है, मतलब वो स्ट्रेच, इसलिए इस काल्पनिक लाइन के दोनों तरफ खिंचाव अनुभव करेगा। हम ये भी देखते हैं कि यदि इस लाइन की जो रेखा खींचे उसकी अगर लंबाई को बढ़ाए तो इस पे लगने वाले बल का मान भी बढ़ेगा। इसका मतलब सरफेस टेंशन के कारण जो बल लग रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एल, वो जो काल्पनिक लाइन है उसकी लंबाई, या F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं T इंटू एल, जहाँ पे T सरफेस टेंशन। और यदि इस फार्मूला से हम सरफेस टेंशन को डिफाइन करना चाहे तो हम मान लेते हैं कि लेट L इज इक्वल टू 1, यदि इकाई लंबाई है, उस स्थिति में जो लगने वाला बल है दैट इज सरफेस टेंशन। तो ये जो एजम्पशन किए हैं उसके बेस में हम सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। किसी द्रव का सरफेस टेंशन वह बल है जो उसके पृष्ठ पर काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई में पृष्ठ के सतह तथा उस रेखा के लंबवत लगने वाले बल होता है। फार्मूला से हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू F अपॉन एल, और यहाँ से हम सरफेस टेंशन का यूनिट लिख सकते हैं। F का यूनिट है N और L का यूनिट है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, दैट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। नाउ लेट अस सी द explanation of surface tension on the basis of molecular theory. Before going explanation of surface tension by molecular theory, let us see what is sphere of molecular action, या कहना चाहिए आणविक आकर्षण का गोला। यदि हम इस गोले के बारे में विचार करें जिसके केंद्र पर एक मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूलर के लिए ये गोला उस परास को बताता है जिसके अंदर उपस्थित सभी मॉलिक्यूल इस केंद्र पर स्थित मॉलिक्यूल पर आकर्षण बल आरोपित करता है। मतलब केंद्र पर स्थित इस मॉलिक्यूल पर इस गोले के अंदर स्थित सभी मॉलिक्यूल आकर्षण बल आरोपित करता है, और ये रेंज है, मतलब इसके बाहर के मॉलिक्यूल का आकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये सोचते हैं कि यदि इस गोले के अंदर इस स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्शन के अंदर यदि हर दिशा में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तब
केंद्र पर स्थित इस मॉलिक्यूल पर लगने वाला बल बैलेंस्ड फोर्स होगा, मतलब हर दिशा में इस पर लगने वाले बल समान होगा, इसलिए नेट बल किसी भी दिशा में 0 होगा। पुनः हम ये यदि देखते हैं कि केंद्र पर जो मॉलिक्यूल स्थित है और इस स्फीयर में एक पोर्शन, ये पोर्शन खाली है, या फिर हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूलर केंद्र पर स्थित है और इसके नीचे आधा पोर्शन मॉलिक्यूल से भरा है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर ये वाले पोर्शन में मॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यदि ये एक रेफरेंस लाइन है तो ये इससे नीचे वाले जितने भी मॉलिक्यूल है वो नीचे की ओर बल लगा रहा है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल ऊपर की ओर बल लगा रहा है। हम देख सकते हैं कि ऊपर वाले जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो नीचे वाले मॉलिक्यूल से कम है। मतलब इस स्थिति में इस केंद्र पर जो स्थित है मॉलिक्यूल, उस पे लगने वाला नेट बल, नेट फोर्स जो है बैलेंस नहीं होगा, जबकि नीचे की ओर बल ज़्यादा लगेगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी देख सकते हैं ऊपर का आधा हिस्सा में मॉलिक्यूल नहीं है, नीचे में मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली इस स्थिति में भी नेट बल जो है वो डाउनवर्ड की तरफ होगा, नेट बल 0 नहीं होगा। और इन दोनों स्थिति में यदि हम कंपेयर करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस स्थिति में जो केंद्र पर स्थित मॉलिक्यूल है उसमें नेट बल डाउनवर्ड जो है वो इस स्थिति के कंपेयर ज़्यादा होगा। लेट अस सी फर्दर एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हम इस लिक्विड में 3 मॉलिक्यूल पर विचार करते हैं, जिसके लिए मैंने स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्शन बना के रखा है। जैसे मॉलिक्यूल 1, अब इस मॉलिक्यूल के लिए जो स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्शन बना है उसमें सब दिशाओं में मॉलिक्यूल मौजूद है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल ए पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। पुनः देखिए बी के लिए, बी जो मॉलिक्यूल बी है वो फ्री सतह के नीचे है, और अगर स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्शन को देखें तो इसकी जो ऊपरी भाग में मॉलिक्यूल उपस्थित नहीं है। मतलब इस रेफरेंस लाइन के नीचे जो आधा भाग है सब तरफ मॉलिक्यूल है, जबकि ऊपर में कुछ भाग में मॉलिक्यूल नहीं है। तो मतलब बी पे लगने वाला, जैसे मैंने पहले भी बताया, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, जबकि नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा। पुनः आप मॉलिक्यूल सी को देख सकते हैं, ऊपर में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा। इन कंपैरिजन टू बी there will be more net force on C. One more thing we can observe here, I have taken 2 surfaces, PQ, that is the free surface of the liquid, and this is PQ, this is RS. Now you see the portion of these 2 surfaces, 2 levels I have taken, PQ और RS लेवल के बीच में इस स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्शन का आधा पार्ट नीचे आता है, और ये जो लेयर है किसी भी लिक्विड के फ्री सरफेस में, ये जो लेयर है वो कहलाता है सरफेस लेयर, इसको बोला जाता है सरफेस लेयर। और इसका इम्पॉर्टेंस, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि सरफेस लेयर में, इस लिक्विड के लिए, इस सरफेस लेयर में मौजूद सभी मॉलिक्यूल के लिए नेट फोर्स जो होगा वो 0 नहीं होगा, जबकि वो डाउनवर्ड होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम फ्री सरफेस पे स्थित है, तो यहाँ तक के मॉलिक्यूल के लिए, मतलब ये मॉलिक्यूल अगर ऊपर भी जाएगा तो भी ऊपर का पोर्शन पूरा फिल नहीं होगा। अब इसलिए अब ये देखते हैं
एक और चीज यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है जो सबसे बॉटम में है यहाँ पे, उसके लिए नेट फोर्स डाउनवर्ड तो होगा, लेकिन यदि इस मॉलिक्यूल के ऊपर जाएं तो हर एक मॉलिक्यूल के लिए जो नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है उसका मान बढ़ते जाएगा। और हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी तभी एग्जिस्ट होता है जब नेट फोर्स शून्य नहीं होता। मतलब उसी मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी होता है जिसपे नेट फोर्स लगता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी मॉलिक्यूल्स पे नेट फोर्स लग रहा है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। और दूसरी बात, इस लेयर के ऊपर जाते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जो फ्री सरफेस पे स्थित सभी मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा इस लिक्विड के लिए। और ये भी जानते हैं कि किसी भी सिस्टम, किसी भी मैटर के लिए ये टेंडेंसी होता है कि वो अपना सरफेस या अपना पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रखना चाहता है। हर सिस्टम अपना सरफेस एनर्जी मिनिमम रखना चाहता है, कम से कम रखना चाहता है। मतलब ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो चाहेगा कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो, इसलिए इट विल टेंड टू गो डाउनवर्ड। एंड बिकॉज ऑफ दैट, इसकी इस टेंडेंसी के कारण ये जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एक तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करेगा। एंड दैट इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। थैंक यू।